नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए आपको बताएं कि क्या कुछ खास लेकर आए हैं हम शो में आपके लिए। आज समझेंगे कि बाजार में इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखी गई। हमने देखा कि शुरुआत से ही बाजार कमज़ोर थे और उसके बाद अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। आखिरी घंटे में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली भारी हुई, वो उसकी वजह समझेंगे। साथ ही क्रेडिट पॉलिसी में बैठक से क्या उम्मीद की जा सकती है। 3 दिन की एमपीसी की बैठक शुरू हो चुकी है। 8 तारीख को क्रेडिट पॉलिसी पेश होगी, तो समझेंगे कि क्या उम्मीद कर सकते हैं वहां से। साथ ही कल के लिए अब बाजार के लिए अहम ट्रिगर क्या होंगे, क्योंकि अच्छी खासी बिकवाली हमने बाजार में आज देखी है। तो अब कल कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन से शेयरों पर नजर होनी चाहिए, ये भी चर्चा करेंगे हम शो में आगे। और हफ्ते के पहले दिन और लगातार दूसरे दिन बाजार में भारी गिरावट देखी गई। दिन की शुरुआत ही कमजोरी के साथ हुई थी और आखिरी घंटे में ये बिकवाली ने और जोर पकड़ लिया। निफ्टी ने 17,000 के अहम स्तर को तोड़ दिया। सेंसेक्स ने भी 950 पॉइंट की गिरावट देखी। निफ्टी के 50 में से 49 शेयरों में हमने आज गिरावट आते हुए देखी। कहाँ सबसे ज्यादा मार पड़ी है, बता रही हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। हफ्ते की शुरुआत आज काफी कमजोर रही और निफ्टी में शुरुआती सेशन से लगातार एक दबाव बना रहा दिन भर। अगर निफ्टी की बात करें तो 17,000 के नीचे की क्लोजिंग दी और सेंसेक्स में भी करीब 950 अंकों की गिरावट देखी गई। निफ्टी में सभी स्टॉक्स आज लाल निशान में ही थे एक्सेप्ट यूपीएल आज मामूली हरे निशान में आज दिन भर कारोबार करता रहा। आज सबसे ज्यादा दबाव बनाने का काम किया आईटी, फार्मा, ऑटो और एफएमसीजी इंडेक्स ने। वहीं कोल इंडिया का शेयर भी 7% फिसला। आज एक्स डिविडेंड ट्रेड करा था, जिसके चलते कोल इंडिया में ये गिरावट थी। निफ्टी में गिरने वाले शेयरों की बात करें तो आज इंडसइंड बैंक कमजोर था। टाटा कंज्यूमर, बजाज फिनसर्व और एचसीएल टेक, ये सभी शेयर आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। आईटी शेयरों ने दबाव बनाने का काम किया। इसमें लार्ज कैप भी था और मिड कैप स्टॉक्स ने भी दबाव बनाया है, जिसमें कि एलएनटी, इन्फोटेक, कोफोर्ज ये मिड कैप स्पेस से थे और टीसीएस और टेक महिंद्रा में भी आज दबाव देखा गया। सीमेंट कंपनियों ने 20 से 50 रुपए प्रति बोरी के दाम घटा दिए हैं और इसका असर आज सीमेंट कंपनियों में भी था। डेक्कन सीमेंट, ग्रासिम, अंबुजा, अल्ट्राटेक, यहाँ पर आज दबाव देखने को मिला। अब मिड कैप स्पेस की बात करें तो यहाँ से भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन कुछ एक स्टॉक्स थे जो कि अच्छा कारोबार यहाँ पर देखने को मिला आज के सेशन में। इसमें एचएफसीएल देखिए शानदार तेजी थी, इंडो काउंट में अच्छी तेजी थी। बीईएमएल आज डिफेंस शेयरों में भी अच्छा एक्शन था, स्पेशली बीईएमएल में भी आज 5 से 6% की तेजी देखने को मिली और एमएमटीसी में भी अच्छा कारोबार रहा है। वहीं लूजर्स, मिड कैप लूजर्स की बात करें तो पीवीआर में आज 7% तक की गिरावट देखी गई। गोडफ्रे फिलिप में कमजोरी थी। लेमन ट्री होटल्स और इंडिगो पेंट्स भी आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। और आज जब बाजार पर हमने देखा बिकवाली काफ़ी हावी थी, हमने काफ़ी सारे मार्केट एक्सपर्ट से बात की। आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी ने हमसे कहा कि बाजार पर अब एफआईआईज का ज़्यादा असर नहीं है, घरेलू निवेशक भी बाजार को संभाल रहे हैं। आज से 10-15 साल में कहता था कि जब तक देश में अपने म्यूचुअल फंड्स मजबूत नहीं होंगे, अपने खुद की पूंजी निवेश ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तब तक एफआईआईज का स्कोप, जब भी वो खरीदेंगे मार्केट ऊपर जाएगा, बेचेंगे नीचे जाएगा। परंतु अब देखिए स्थिति वास्तव में बदल गई है। आज पिछले 2 सालों में आपने देखा होगा जब भी एफआईआईज का बड़ा प्रेशर आया, अब देश में निवेश इतना अच्छा हो गया है, तो इसलिए इसमें प्रगति होने वाली है। क्योंकि हमारा आईपीओ, इसलिए हम आगे की फ्यूचर की ज्यादा बात हम रेगुलेटरी रीजन से नहीं कर पाते हैं। परंतु जैसे आपने देखा 22-23% हमारी क्यूमुलेटिव ग्रोथ है एवीएम में, और सारी जो इनकम है रेवेन्यू एवीएम से लिंक्ड है। तो ये मान के मैं चलता हूँ कि भाई जो पिछला हमने जिस तरह का प्रगति हासिल की है सीएजीआर, वो तो बना रहना ही चाहिए। हो सकता है उसमें और प्रगति हो, क्योंकि देश में बढ़त होती जा रही है मिलियंस की, जैसे मैंने कहा। तो इसलिए भविष्य अवश्य रूप से मुझे अच्छा लगता है। जेफरीज के एमडी और हेड ऑफ रिसर्च महेश निंदुरकर ने कहा है कि बाजार में छोटी अवधि में दबाव दिख सकता है। उनके मुताबिक अगले 1 साल में बाजार में अच्छे रिटर्न की उम्मीद नहीं है। हालांकि वो हॉस्पिटल शेयरों पर बुलिश हैं। We've been seeing the similar trend from the foreign investor side for pretty much last 6 to 8 months now. I would say pretty much since April 2021 till date. If you look at the last 8 months or so, barring just a couple of months, foreigners have been net sellers in the secondary market in 6
out of the last 8 months. On an overall basis, you might be seeing a slightly better number than what I'm just telling you. And the reason is that the overall number includes the IPO subscriptions. So clearly the foreigners have been selling down their existing investments to participate in some of these IPOs. But in the secondary market, it's been, like pretty much, one way. And I think banks and financials in general have borne the maximum brunt, of that. My sense is that, the near-term worry obviously is that these IPOs coming out of India are not going to stop in a hurry, maybe, a few more months, I guess, at least. So my sort of worry in the near term is that you will probably continue to see some selling from the FII side. But I think, I would clearly go with, the directions, of the DIIs in the sense that, I do believe that the economic outlook is looking very strong. So while the broader market might not really give you very strong returns over the next 1 year or so, but I think several stocks and sectors will. और हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, शर्मिला जोशी और मंदार जामसांदेकर। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। मंदार, आपसे शुरू करना चाहूँगा। 17,000 का लेवल हमने देखा आज तोड़ दिया बाजार ने। आखिरी घंटे में बिकवाली जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। क्या लगता है, कोई की लेवल्स आज टूटे हैं, यहाँ से बिकवाली बढ़ेगी या अब एक रिबाउंड देख सकते हैं हम? सौमित्र, गुड इवनिंग। देखिए, फिलहाल मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। 16,850 ऐसा नीचे में एक बढ़िया सा सपोर्ट है और ऊपर में 17,600 इस तरीके का एक रेंज था 800 पॉइंट का। तो अभी भी मार्केट सपोर्ट के ऊपर है, तो इमीडिएट मुझे खराब तो नहीं लग रहा है। लेकिन कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा मार्केट के लिए। 16,850 का जो लेवल है ये सरवाइव करता है या नहीं, ये कल हमें समझ में आएगा। 16,850 अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे और एक 250 से 300 पॉइंट का गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। यानी 16,400 से लेके 16,350 तक मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन लेवल कौन सी वॉच करनी है, तो 16,850 की लेवल वॉच करनी है। प्राइस किस तरीके से वहां पे रिएक्ट करता है, इंडेक्स भी और इंडिविजुअल स्टॉक्स भी, उसके ऊपर बाकी का आगे जाते हुए ट्रेड डिपेंड करेगा। मेरी पर्सनल राय है कि मुझे लगता है कि इसी रेंज में फिलहाल ये बना हुआ रहेगा। अगर गैप डाउन होता है तो फिर से हमें एक बाउंस बैक मिलेगा और फिर से 16,850 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल है, अभी इमीडिएट ट्राई नहीं बनानी चाहिए। किस तरीके से ट्रेंड डेवलप होता है कल के दिन, उसके ऊपर आगे का ट्रेड डिसाइड होगा। लेवल कौन सी वॉच करनी है, 16,850 लेवल वॉच करना है, वो एक अहम सपोर्ट यहाँ दिखाई देता है। शर्मिला, आपको लगता है कि क्या सेंटिमेंट काफ़ी हद तक ख़राब हो गया है बाजार का? जिस तरह हम देख रहे हैं FIIs लगातार सेलिंग कर रहे हैं, हर रोज़ एक नंबर आता है जो कभी 3,000 कभी 4,000 करोड़ का नंबर आ रहा है। हालांकि DII सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी फैक्टर्स भले ही वो ग्लोबल मार्केट के हों, वो काफ़ी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। आपको लग रहा है बाजार का सेंटिमेंट फिलहाल वीक है? हाँ, कहीं ना कहीं हिल गया है। खराब तो ये थोड़ा समय देंगे तो डिसाइड कर पाएंगे, लेकिन खराब तो हो गया है। इट हैज बीन डिस्टर्ब्ड क्योंकि 2-3 चीजें हुई है। एक तो जैसे आपने कहा कि FIIs की बिकवाली है, वो कोई नई चीज नहीं थी, क्योंकि हम जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, पिछले 8 महीनों में 6 महीने FIIs नेट सेलर्स है। लेकिन मुझे लगता है कि एक इंटेंसिटी बढ़ गई है सेलिंग की, और उसके साथ साथ जो ये नए वेरिएंट की बात हुई, कोविड वेरिएंट की, ओमिक्रॉन, उससे भी चिंताएं बढ़ गई। क्योंकि नाउ हम पोजीशन कर रहे थे अपने आप को कि इकोनॉमीज ओपन होगी और वहां से रिकवरी मिलेगी। वेरी ऑनेस्टली इंडिया में ये सिचुएशन अभी भी है, क्योंकि उतने नंबर्स नहीं है। वी आर नॉट रियली इन अ फोर्थ वेव। लेकिन क्योंकि दुनिया भर में इस तरह की बात हो रही है एंड अ लॉट ऑफ यूरोपियन नेशंस आर फेसिंग अ फोर्थ वेव, तो उस वजह से ऐसे लग रहा है कि वो फिर से ट्रेड पिक्चर डिस्टर्ब होगा, और ये हम रूल आउट नहीं कर सकते कि इंडिया कुड आल्सो गो इनटू द थर्ड वेव। सो यू नो दैट अनसर्टेनिटी इज देयर। उसके साथ साथ FI सेलिंग भी है। तो जैसे आपने कहा, आई थिंक जो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट था ऑफ दैट ओपन अप ट्रेड जो हम एंजॉय कर रहे थे, वो डिस्टर्ब हो गया है। तो नाउ वी नीड टू सी एट व्हाट लेवल पीपल फील द कॉन्फिडेंस टू बाय अगेन। बट फॉर द मोमेंट इट लुक्स की मार्केट इसी तरह से थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा, थोड़ा रिकवर भी करता है तो भी दैट इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट रनअवे मार्केट जो हम देख रहे थे
अबाउट 3-4 महीने पहले जो हम देख रहे थे कि एक ट्रेंड दिख रहा था मार्केट में, एब्सोल्युटली क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा था, वो अब इट्स बिकम अ लिटिल शेकी। तो थोड़ा सेंटीमेंट तो वीक हुआ ही है और उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार पर दबाव दिखाई दे रहा है। एक और ट्रिगर हो सकता है बाजार के लिए और सबकी निगाहें उस पर हैं और वो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक आज से शुरू हो गई है। 3 दिन तक ये बैठक चलेगी। क्या इस बार ब्याज दरों में कोई बदलाव होगा, स्टेटस को रखा जाएगा, ये सब डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंकुर मिश्रा। एमपीसी किस तरीके की पॉलिसी अनाउंस करेगा इस बार, उस पर नजर सवाल है। वो हमने पूछा कि रेपो रेट में क्या कोई बदलाव होगा, तो सभी रिस्पोंडेंट्स ने जवाब दिया कि कोई बदलाव नहीं होगा। इस बार का जो रेपो रेट है वो शायद 4% पर एज इट इज रखा जा सकता है। हमारा दूसरा सवाल था वो था रिवर्स रेपो रेट को लेकर, जिस पर काफी प्रतिक्रिया आई थी कि किस तरीके से आरबीआई ये टूल यूज कर रहा है। यहां पर रिस्पोंडेंट्स ने 20% रिस्पोंडेंट्स ने बोला है कि शायद कोई बढ़त हो सकती है इस बार रिवर्स रेपो रेट में, और जो रास्ता है 3.75% तक ले जाने का वो शायद शुरू हो सकता है वापस से। जो हमने तीसरा सवाल पूछा वो स्टांस को लेकर था कि किस तरीके का स्टांस रहेगा आरबीआई का, तो 100% रिस्पोंडेंट्स ने बोला है कि एकोमोडेटिव स्टांस है वो आरबीआई का कंटिन्यू रह सकता है। आपको याद होगा आरबीआई गवर्नर ने पहले भी क्लियर किया था कि जब तक जरूरत हो एकोमोडेटिव स्टांस आरबीआई कंटिन्यू करेगा। तो अगर हम सम अप करें तो इस बार की पॉलिसी से आखिर क्या उम्मीदें हैं? जो पहली उम्मीद वो यही है कि 9वीं बार लगातार किसी भी पॉलिसी रेट में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। साथ ही साथ एकोमोडेटिव स्टांस भी इस बार कायम रहने की उम्मीद है। इसके अलावा जो जीडीपी का अनुमान है वो 9.5% पर ही रखने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही साथ सामान्य स्थिति के लिए भी तैयारी हो सकती है कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन ऑफ रेट्स होता है, उस पर शायद कोई कमेंट्री आ सकती है आरबीआई की। जो फैक्टर्स टू वॉच इसके अलावा हैं वो है कि जो लेटेस्ट थ्रेट आया है ओमाइक्रॉन को लेकर, उस पर आरबीआई गवर्नर का क्या स्टेटमेंट है, किस तरीके का कॉशन देते हैं वो अपनी कमेंट्री में, उस पर नजर रहेगी। साथ ही साथ आर्थिक रिकवरी और महंगाई दर पर क्या कमेंट्री है, इस पर भी नजर रहेगी। आपको याद होगा कि पिछले महीने 4.5% का सीपीआई आया था, लेकिन वेजिटेबल प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है थोड़ी सी। साथ ही साथ लिक्विडिटी मैनेजमेंट को लेकर आरबीआई की क्या तैयारी है। VRRR पर आरबीआई ने पहले भी अनाउंसमेंट किए थे, लेकिन अब देखना होगा कि आगे के कदम क्या होंगे। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी पर काफ़ी डिबेट रही थी। आरबीआई ने अपना रुख जरूर पहले ही जाहिर कर दिया था, लेकिन जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उस पर आरबीआई की क्या प्रोग्रेस है, ये इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में शायद देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ स्टेटमेंट ऑन रेगुलेटरी डेवलपमेंट जो पॉलिसी होती है, पॉलिसी स्टेटमेंट के साथ, उस पर भी नजर रहेगी कि क्या महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट होंगे वहां पर। बिल्कुल, तो 8 तारीख को पॉलिसी आएगी। शर्मिला, आपको अगर लगता है, लेट्स अज्यूम कि जिस तरह का पोल हमने करवाया यहाँ पर, जो अंकुर बता रहे हैं कि ज़्यादातर जो इकोनॉमिस्ट है वो मान रहे हैं कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, 4% पर रखा जाएगा। अगर ऐसा रहा, अकोमोडेटिव स्टांस बना रहा, तो यहाँ से जो बैंक्स हैं उनको एक फिलिप मिलेगा, शायद एक मौका हो यहाँ से वहाँ पैसा बनाने का। नॉट रियली, एक्सपेक्टेड लाइंस पर होगा। आई डोंट थिंक कि इस समय पर जिस तरह से चीजें हैं, कोई भी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आरबीआई के कुछ इस तरह के मूव्स करेगा जिससे बहुत ज्यादा चीजें दैट द बोट विल शेक। इनफैक्ट आई थिंक द रिस्क उल्टे साइड पे है कि अगर उन्होंने इस तरह का अनएक्सपेक्टेड कुछ कर दिया तो मार्केट को टेक इट नेगेटिवली, बट आई रियली डोंट थिंक सो। जैसे कि आपकी अभी जो बातचीत हो रही थी, मुझे लगता है वही की फैक्टर्स रहेंगे कि क्या इन्फ्लेशन पर वो बात करते हैं और क्या जीडीपी वो कहते हैं कि साल भर के लिए रहेगा, बिकॉज दैट आई थिंक वुड बी समथिंग दैट मार्केट वुड वॉच फॉर। बट इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट मुझे नहीं लगता कि एनीबडी इज एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। और उसके साथ साथ जैसे उन्होंने कहा है कि वो एक अकोमोडेटिव पॉलिसी रखेंगे, आई थिंक इट विल बी सॉर्ट ऑफ स्टेटस को, कुछ बहुत उसमें ज्यादा आई डोंट थिंक दैट देयर इज रियली एनीथिंग टू वरी। हमने देखा कि पूरा बैंक निफ्टी जो है, आज जितने भी कंपोनेंट्स थे वो सारे के सारे लाल निशान के साथ बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी तो करीब 1.25% 1.5% के आसपास गिरा है आज, 35,700 के आसपास। लेकिन ये जो गिरावट हम देख रहे हैं सारे बैंक्स में, चाहे वो इंडसइंड हो, चाहे बंधन बैंक, एसबीआई, फेडरल बैंक, बड़े छोटे हर तरह के बैंक यहाँ से अब गिरावट दिखा रहे हैं। क्या यहाँ पर कोई मौका तलाशना चाहिए, या आपको लगता है इट विल बी लाइक कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ? हाँ जी सौमित्र, क्या? जी मंदार, मैं आप ही से पूछ रहा था।
हाँ जी, सौमित्र, बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने कहा, फॉलिंग नाइफ जब कैच करने की कोशिश करते हैं तो हाथ कटने का भी डर होता है। तो मुझे लगता है कि वो इमीडिएट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी वीकनेस तो है। बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी से शुरुआत करता हूं, बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट है वो है 35,459 की लेवल पे। ये नियर मंथ फ्यूचर की लेवल है 35,459 का। ये अगर ब्रेक होता है तो वहां से हमें एक 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट का गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। यानी इसका, और निफ्टी में जो हमें वीकनेस दिख रहा है वो मुझे लगता है कि बहुत सारा कंट्रीब्यूशन बैंकिंग स्टॉक से आ रहा है। और बैंक्स अगर इंडिविजुअल अगर देखते हैं तो मुझे इसमें सबसे वीक जो बैंक लगता है वो है कोटक बैंक, जिसमें मुझे लगता है कि अब फिलहाल 1885 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसमें हमें और 100-150 पॉइंट का गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और बाकी के बैंक्स भी अगर देखें तो वीकनेस तो है ही है। एचडीएफसी बैंक वीक है, आईसीआईसीआई बैंक वीक है, एक्सिस बैंक में वीकनेस है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बैंक ऐसा है कि जो सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है और वहां से बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा, ऐसा तो लगता नहीं है। हर एक बैंक में एक 5 to 10% का फॉल अभी भी मुझे लगता है कि पॉसिबल है, और इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूरी है। तो अभी 5 से 10% का फॉल और दिख सकता है बैंक्स में। फिलहाल कॉशियस रहिए। इस गिरते हुए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ तो तलाशनी है, लेकिन वो कहाँ होंगी वो हम आपको लगातार ईटीना सुदेश पर बताते रहते हैं। बैंक से फिलहाल मंदार कह रहे हैं कि आप दूरी बनाए रखें तो बेटर होगा। चलिए एक बार आईपीओ मार्केट पर फोकस करते हैं, वहाँ पर काफ़ी एक्शन है। आनंद राठी वेल्थ के आईपीओ में पैसे लगाने का आखिरी मौका था आज। ये अपने आखिरी दिन 9 गुना से ज़्यादा भरा है और आईपीओ के जरिए कंपनी ने 660 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसके अलावा हमने श्रीराम प्रॉपर्टीज़ का आईपीओ उसको भी फोकस में रखा। 8 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच ये खुलने वाला है। कंपनी की इस इशू के जरिए करीब 600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। श्रीराम प्रॉपर्टीज़ के आईपीओ का प्राइस बैंड 113 से 118 रुपए तय किया गया है। 20 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग होने की संभावना है। इशू से पहले हमने कंपनी के चेयरमैन और एमडी मुरली एम से कंपनी के कर्ज और रियल एस्टेट डिमांड पर बात की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। अभी 0.85:1 डेट इक्विटी रेशियो है। वो डेट इक्विटी रेशियो कम हुआ 0.5 to 0.5:1 डेट इक्विटी रेशियो ये कम डाउन। अभी 700 करोड़ डेट है हमारा बुक्स में। आई मीन कम डाउन टू 500 करोड़। इसके अलावा एडवांस डिजिटल मैप सेवाएं देने वाली कंपनी मैप माई इंडिया पर भी अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। 9 से 13 दिसंबर के बीच कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड 1000 से 1033 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। मार्केट का लॉट साइज यहां पर 14 शेयरों का तय किया गया है। जहां तक इंटरनेशनल ब्रांड की बात है, मैपल्स और इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपेंशन की बात है, ये हम अभी रिसेंटली इस चीज पर फोकस किए हैं, क्योंकि हमारा इंडिया मार्केट खुद में ही इतना बड़ा है कि हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहां तक इंटरनेशनल मार्केट, उसके स्ट्रैटेजीज बहुत सिंपल है। पहली बात यह है कि हमारे जो कस्टमर बेस है उसमें मल्टीनेशनल इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कस्टमर्स की संख्या काफी अच्छी है जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं। तो जब इस तरह के कस्टमर्स जब हमारे प्रोडक्ट को इंडिया में यूज करते हैं तो उन्हें वर्ल्ड वाइड भी यूज करने का अपॉर्चुनिटी हम दे पाएंगे। और इसी ख्याल से हम आगे बढ़ रहे हैं और years to come in the short term and medium term also मैं इन कस्टमर्स के साथ इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ाएंगे। ये हमारी सोच है आज की तारीख। शर्मिला हमारे साथ बनी हुई हैं। शर्मिला, आपको मौका लगा श्रीराम प्रॉपर्टीज और मैप माई इंडिया के बारे में कुछ पढ़ने का, कुछ सलाह दे पाएंगी आप सब्सक्रिप्शन के लेवल पर? आई थिंक मैप इंडिया लाइक इंटरेस्टिंग शेयर, क्योंकि हमने ये देखा है एक तो कि इस तरह की स्टोरीज को मार्केट काफी पसंद कर रहा है, और उसके साथ साथ अगर आप इस प्रोडक्ट को भी देखेंगे और जिस तरह की दुनिया बनती जा रही है, ऑल दीज थिंग्स आर इंटीग्रेटेड ऑलरेडी।
into, like for instance cars etc. You do have maps available. उसके साथ साथ delivery businesses. So many different verticals that would require this product. तो मुझे लगता है this looks like a very interesting IPO to be invested in. मैपमा इंडिया को आप देख सकते हैं, वो कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी लगती है। शर्मिला, एक स्टोरी और है और वो है टाटा मोटर्स की। अभी आज जो खबरें आई वो ये कि JLR की जो बिक्री है वो घट गई है काफ़ी हद तक। यूके में हम देख रहे हैं 4,000 से सॉरी माफ़ कीजिए 6,300 से घट के ये 4,100 के लेवल पर आ गई है। JLR यूके की कुल बिक्री जो है, लैंड रोवर जो है 4,300 से 2,700 के करीब पहुंच गई है। जैगुआर की बिक्री में भी गिरावट आई है। एक तो ये दिखाई दे रहा है कि बिक्री जो है वो घट रही है। टाटा मोटर्स का बड़ा डिवीजन है JLR। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स ने ये अनाउंस किया है कि वो जनवरी से प्राइस हाइक करेंगे, तो कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतें जो है वो बढ़ जाएंगी। दोनों ही चीज़ों को साथ में रख के कैसे प्ले करेंगे इस स्टॉक को आप? Yes, I know. First of all, I think जो जैगवार वाला न्यूज है उसको हमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में भी देखना पड़ेगा कि उनके कौन से बड़े मार्केट्स है। आई डोंट थिंक कि उनका सबसे बड़ा मार्केट आज के तारीख में यूके है, बट ओवरऑल ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स अ नेगेटिव, क्योंकि जिस तरह की गिरावट आई है नंबर्स में, दैट इज सब्सटैंशियल। फ्रॉम 6,000 यू हैव कम डाउन टू 4,000, सो दैट्स नॉट अ ग्रेट नंबर। और ये जो प्राइस बढ़ाने की बात है, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज अक्रॉस द बोर्ड आर गोइंग टू डू इट, क्योंकि उनके इनपुट कॉस्ट बढ़े हैं। तो टाटा मोटर्स ने तो फिलहाल कमर्शियल व्हीकल्स की बात की है, बट आई बिलीव कुछ दिन पहले मारुति ने भी इस तरह की अनाउंसमेंट की है कि फ्रॉम 1 जनवरी वो एक प्राइस हाइक लेंगे। सो दैट आई थिंक इज समथिंग की जो कंज्यूमर्स के लिए खराब है, लेकिन कंपनीज आर सॉर्ट ऑफ उनको ये करना ही पड़ेगा क्योंकि इनपुट कॉस्ट इतने बढ़ गए हैं। बट ओवरऑल डेफिनेटली आई थिंक कि जिस तरह से जो नंबर्स आए वो भी थोड़े लैकलस्टर थे पिछले 2-3 महीनों से, और वो जो रिकवरी पाथ हम देख रहे थे वो दिख नहीं रहा है इन द सेल्स नंबर्स। सो प्रोबेबली अ सेक्टर जो थोड़ा साइडवेज ट्रेड करेगा, बट एज सच में उसको बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज नहीं माना। ओके, एज सच बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, इसको ऐसा नहीं देखना चाहिए। मंदार, आप किसे पिक करेंगे, टाटा मोटर्स या मारुति? दोनों कंपनियों ने ही यहाँ पर दाम बढ़ाने की बात की है, तो फंडामेंटली ऐसा दिखाई देता है कि शायद कंपनी को आने वाले समय में फ़ायदा हो। कोशिश ये हो रही है कि जो कमोडिटी प्राइस बढ़ गई है वो पास ऑन किया जाए कस्टमर को, लेकिन चार्ट्स पर मारुति या टाटा मोटर किसे पिक करेंगे? सौमित्र, फिलहाल दोनों ही करेक्शन में लग रहे हैं। देखिए, मारुति का अगर चार्ट देखते हैं तो मारुति का जो अच्छा सपोर्ट है वो 6,700 6,800 के लेवल्स पे है। तो वहां पे अगर मारुति मिल जाता है तो वो एक अच्छी लेवल होगी अक्यूमुलेशन स्टार्ट करने के लिए। और टाटा मोटर्स का अगर चार्ट देखते हैं तो ये अभी वीकनेस दिखाना शुरू कर दिया है। यानी पिछले अगर 3 महीने का चार्ट देखें तो ये स्टॉक 280 से ये 520 तक ऊपर चल चुका है, और वीकनेस जो है, करेक्शन की स्टार्ट अभी ये स्टॉक दिखा रहा है। तो जब तक ये 480 के नीचे ट्रेड करेगा तब तक एक बार तो ये स्टॉक 430 नीचे हमें दिखाने वाला ही है, क्योंकि वहां पे एक गैप भी छोड़ के गया है। तो 430 के आसपास ये सोच सकते हैं, यानी रिव्यू कर सकते हैं टाटा मोटर्स के केस में, और मारुति के केस में 6,700 6,800 का लेवल अच्छा होगा। ओके, तो लेवल्स का ध्यान रखिए, कुछ गिरावट और होने की संभावना है, उसके बाद इन दोनों में एंट्री करेंगे तो बेटर है। एक खबर और अपने दर्शकों को बताएं, वो न सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि बिजनेस एंगल से भी काफ़ी बड़ी खबर है। भारत और रूस के बीच 21वां वार्षिक सम्मेलन शुरू हो गया है। भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, और दिल्ली के हैदराबाद हाउस में ये बातचीत हो रही है। मोदी ने कोविड समेत दूसरे मौक़ों पर रूसी सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि रूस के साथ भारत के रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हुए हैं। वहीं पुतिन ने भी भारत को एक बड़ी शक्ति और परखा हुआ दोस्त बताया है। चलिए, शो में वक्त हो गया ये जानने का कि हमारे मेहमान कौन कौन से आइडियाज़ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। देखते हैं कौन से हैं आज के वीआईपी शेयर्स। शर्मिला, आपसे शुरू करेंगे, बताइए कौन सा आइडिया लेकर आई हैं आज आप हमारे दर्शकों के लिए? 2 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगी। पहला है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल। इनके नतीजे जो दूसरे क्वार्टर के थे उसमें एक की टेक अवे ये था कि कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, उसके साथ साथ एनपीएस भी घटे हैं। ये, और अगर आप इसको एक जो अच्छे मॉनसून हुए हैं उसके बैकड्रॉप पर देखेंगे तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि आगे चलकर चीजें इनके लिए इंप्रूव होगी।
स्टॉक काफी करेक्ट कर चुका है। इट हैड आई थिंक गॉन टू 200 प्लस लेवल्स और आज की तारीख में 160 रुपए में मिलेगा। सो आई थिंक कि अगर इसी तरह का मार्केट रहा और थोड़ी करेक्शन रही, सो फ्रॉम द लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव ये आप स्टॉक ले सकते हैं। दूसरा स्टॉक है विच इज अ मिड कैप आईटी कंपनी। वंस अगेन इनके नतीजे सेकंड क्वार्टर के बहुत अच्छे थे और जिस तरह की ऑर्डर विन्स है, आई थिंक काफी मिड कैप आईटी कंपनीज में हमने ये देखा, इनके भी नतीजे अच्छे थे, ऑर्डर विन्स अच्छी है, और आगे चलकर एक और चीज इनके जो फायदे में रह सकती है वो ये है कि यू नो व्हेन दैट एमएससीआई रीबैलेंस हैपेंस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक इंक्लूड हो सकता है, सो इट कुड सी सम नेट इनफ्लोज एज वेल। So from all perspectives, good results, good traction going ahead because of order wins. ये स्टॉक अच्छा लगता है। M&M फाइनेंशियल्स और परसिस्टेंट टेक्नोलॉजीज, ये दो स्टॉक हैं जिन पर फोकस कर सकते हैं। मंदार, थोड़ी समय की कमी है लेकिन आपके भी टॉप 2 स्टॉक्स में जानना चाहूंगा जो आप बताना चाहें, 2 ऐसे स्टॉक जो कल के लिए फोकस कर सकते हैं हमारे दर्शक। सौमित्र, ट्रेडिंग के दौर से कल के लिए 2 सेल्स हैं। एक बाटा है कि जो 1845 का इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे अगर ट्रेड करता है तो शॉर्ट करना चाहिए, नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1885 का और नीचे टारगेट होगा 1750 का। और दूसरा सेल है डाबर, इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए 578 का और नीचे का टारगेट होगा 550 का। ओके, तो थोड़ी वीकनेस अभी भी और बाजार में नजर आती है। बाटा और डाबर, ये दोनों को सेल करके चल सकते हैं आप। कल के लिए पोजीशन आपके लिए एक आइडिया लेकर आए हैं मंदार। बहुत बहुत शुक्रिया मंदार और शर्मिला, आप दोनों का ही आज शो में शामिल होकर हमसे बात करने के लिए और अपने आइडियाज़ भी शेयर करने के लिए। कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही, पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। ब्रेक